यानी आज के अंक में देखते हैं वीडियो का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम वीडियो के पार्ट वन और पार्ट टू में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा या पीटी में जो जीएस जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें 7 जो महत्वपूर्ण टॉपिक दी गई हैं उसमें से दूसरी टॉपिक जो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे संबंधित 2022 के पेपर में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसके वीडियो को पार्ट वन पार्ट टू करके हम उसकी हल सहित विस्तृत व्याख्या करके अपलोड कर चुके हैं। और इस अंक में वीडियो का पार्ट थर्ड जो कि 2021 में यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में इस टॉपिक यानी भारत का इतिहास में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या सहित हल को देखते हैं, अर्थात हल सहित विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। तो इसमें पहला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यानी यह जो प्रश्न संख्या 1 है यह सेट ए 2021 का जीएस फर्स्ट पेपर का सेट ए है। तो इसमें देखते हैं, पहला है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए था, दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसको देखते हैं। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण देखते हैं, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें यही इसका सही है, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात ये कथन जो दिए गए हैं दोनों ही सत्य। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था की विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति थी, ये भी सही है। तो इसमें देखते हैं कि इसकी जो विस्तृत व्याख्या है उसके संदर्भ में देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ। मुगल साम्राज्य के बारे में देखें तो 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकतर हिस्से पर मुगल हिस्से पर जो था मुगल का शासन था, अर्थात मुगलों ने शासन किया। उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील और 100 मील चौड़े समकोणी पत्ती के आकार तक सिमट गया, यानी पतन के दौरान यह है। औरंगजेब को देखें तो औरंगजेब जो है इसका शासनकाल जो है 1658 से 1707 तक रहा कि गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिति को छीन किया। सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 तक सीधे खड़े रहे, यानी जब तक औरंगजेब था तब तक 2 पॉइंट इसमें कहा जा रहा है। सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ, यानी मुगल जो साम्राज्य उसकी 2 महत्वपूर्ण स्तंभ जो है सेना और प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 तक अर्थात औरंगजेब तक खड़े रहे। परंतु 1707 से 1719 तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया गया। उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ और कमजोर शासकों ने इसको और कमजोर कर दिया। इसका मतलब यह संपूर्ण व्याख्या में हमने देखने का प्रयास किया कि मुगल साम्राज्य जो है मूल रूप से एक सैनिक शासन था, क्योंकि ये 2 स्तंभों पर खड़ा था औरंगजेब के समय तक, और ये जो स्तंभ थे एक सेना थी और दूसरा उसका प्रशासनिक व्यवस्था थे। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, यानी दोनों ही कथन सही है और इस व्याख्या उसका कर रहा है। और इसमें कुछ अतिरिक्त देखें तो मुगल साम्राज्य के ढहने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राजवंश उठ खड़े हुए, जैसे हैदराबाद, इसकी स्थापना तुरानियों ने की। इसके बाद बंगाल, अवध की स्थापना ईरानियों ने की। पंजाब एवं मराठा भी स्वतंत्र राजवंश के रूप में खड़े हुए मुगल साम्राज्य के ढहने पर। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो वह प्रश्न संख्या 18 है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के अंतर्गत भी है। यानी जो मांडी है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडी स्थल उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है, अर्थात ये जो मांडी है यह मुजफ्फरपुर नगर जिले का एक गांव है। यह दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। और जो मांडी स्थल है यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। यह मुख्य वितरण क्षेत्र के लिए परिधि माना गया है। जबकि मांडा इसी से मिलता जुलता एक स्थल जो है यह मांडा है। मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है, अर्थात मांडा तक उत्तर में यानी सभ्यता पाई गई है और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मांडी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण देखें तो यह मांडी जो है यह जून 2000 में, मांडी जो है जो मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक गांव है, यह जून 2000 में ग्रामीणों के द्वारा एक प्राचीन खजाने की खोज और लूट के लिए उल्लेखनीय है। इसे मंडी खजाना या मैडी होड़ के रूप में जाना जाता है, अर्थात यहाँ खजाना पाया गया है जिसको गांव द्वारा लूटा गया, तो इसलिए यह मंडी खजाना या मंडी होड़ के रूप में जाना जाता है। मांडी स्थल जो कि यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक गांव है। उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक और महत्वपूर्ण स्थल के बारे में चर्चा करें तो आलमीगीरपुर जो है, जिसकी खोज 1958 में की गई और इसका उत्खनन कार्य जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया आलमीगीरपुर का, और यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इससे 1600 किलोमीटर दूर मेरठ में, यानी यह जो है 1600 किलोमीटर दूर मेरठ में स्थित है। मेरठ में हिंडन नदी के किनारे यह स्थित है, अर्थात यह मेरठ जिले में यह आलमीगीरपुर जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता है और यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। जबकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग जो है वह दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और सबसे पश्चिमी भाग जो है सुतकातगेडोर है जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट इस टॉपिक से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है शासक और वह राज्य है। तो इसमें जो है
इसका डी सही सुमेलित नहीं, अर्थात मलिक सरवर ख्वाजा ये मालवा से संबंधित नहीं है। शेष इसके 3 संबंधित हैं, अर्थात राणा हमीर जो है मेवाड़ से संबंधित हैं, राणा चुंडा जो है मारवाड़ से संबंधित हैं, और मलिक राजा फारूकी जो हैं यह खानदेश से संबंधित है। जबकि मलिक सरवर ख्वाजा जो है ये मालवा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जौनपुर से संबंधित हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो इसमें जो है यानी जौनपुर, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौना खां का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, यानी जौना खां जो है मोहम्मद खां तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख नगर हैं। अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने इन नगरों की स्थापना की, जिसमें यहाँ उल्लेखनीय है जौनपुर। अब जो संबंधित व्यक्ति के बारे में देखें तो जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना, यानी हमने देखा जौनपुर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने किया अपने भाई जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, और इसने लगभग 300 नगरों को बसाया, जिसमें जौनपुर भी शामिल था। लेकिन जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश, नोटेड पॉइंट है, सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की, यानी यही जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने है यह जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की। अर्थात ये मालवा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जौनपुर के सरकी राजवंश से संबंधित है। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण, तो लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भारत का सिराज किसको कहा जाता है, तो वह जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ देखें तो इसमें अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर है, कई बार पूछा गया, तो ये जौनपुर में है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन सरकी द्वारा किया गया। जामा मस्जिद भी कहाँ पर है, जौनपुर में है। इसको जो हुसैन सरकी ने बनवाया है, जबकि अटाला देवी मंदिर जो है जौनपुर में, इसको इब्राहिम शाह ने बनवाया है। इसके बाद झज्जरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया, लाल दरवाजा मंदिर कहाँ पर है, ये भी जौनपुर में है। तो लाल दरवाजा मंदिर का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इसमें 41 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गोवा, दूसरा तेलंगाना और तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा है। इसका जो सही है आंसर वो बी है। बी सही होने का मतलब सबसे पहले जो इसमें बना है वो 4 नंबर पर हरियाणा बना है, फिर इसके बाद गोवा बना है, फिर झारखंड बना है, इसके बाद लास्ट में तेलंगाना बना है। इसको देखते हैं। तो हरियाणा जो है, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979, यानी 1979 में जो है यह हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया 1979 में। और ये सीमा परिवर्तन संबंधित अधिनियम था। और यहाँ पर जो संबंधित प्रसंग है उसको देखते हैं। तो हरियाणा का जो गठन हुआ वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा हुआ, यानी ये 1966 में हुआ। इसको देखते हैं। तो पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक अलग राज्य हरियाणा, यानी ये 17वां राज्य, उस दौरान जो है भारत का 17वां राज्य बनाया गया हरियाणा, ये 1966 में अस्तित्व में आया। इसी अधिनियम द्वारा चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया था, अर्थात 1966 में। अगला देखते हैं इसमें। तो इसमें जो आपका है गोवा देखते हैं। तो गोवा जो आपका है यह गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, यह 87 है। इसमें जो है नया राज्य गोवा 25वां, अर्थात ये 25वां राज्य बना। इसको हमने देखा हरियाणा 17वां राज्य था, ये 25वां राज्य बना। 25वां राज्य बनाया गया संघीय क्षेत्र गोवा दमन एवं दीव से निकाल करके 1987 में। इसके बाद तेलंगाना देखते हैं। तेलंगाना सबसे लेटेस्ट है। तो इसमें तेलंगाना के बारे में यह है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना राज्य, यानी भारत का ये 29वां राज्य उस दौरान बनाया गया। उसे वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य ही हैं। तो यह जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य 29वां राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया। का गठन आंध्र प्रदेश राज्य कुछ क्षेत्रों से उसे अलग करके किया गया, अर्थात यह जो 2014 में। इसके बाद झारखंड को देखते हैं। तो यह जो झारखंड बना है यह बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बना था। बिहार राज्य से अलग कर एक नए राज्य झारखंड 28वां राज्य की स्थापना की गई, यानी 28वां राज्य ये बना 2000 में। तो यह 28वां राज्य हमने देखा। यह तेलंगाना 29वां राज्य था उस दौरान, और यह 25वां राज्य गोवा था, और 17वां राज्य हरियाणा था। तो इस क्रम के साथ देखें तो सबसे पहले 1966 में हरियाणा बना, फिर गोवा जो है 1987 में बना, फिर जो आपका झारखंड 2000 में बना, फिर तेलंगाना जो है 2014 में बना। तो इस हिसाब से जो इसका क्रम है 4, यानी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एवं सेकेंड, ये इसका सही है, विस्तृत व्याख्या है। तो इसमें ये भी बताते चलें कि वर्तमान में जो हम जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये भी चर्चा करें तो वर्तमान में जो भारत में 30 मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 28 राज्यों में तो एक मुख्यमंत्री है ही, लेकिन दो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और पुदुचेरी जो है उसमें जो है मुख्यमंत्री हैं, अर्थात वहाँ विधानसभा है। इस प्रकार से भारत में जो मुख्यमंत्रियों की संख्या है वो 30 है, और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वह केंद्र के प्रशासन के अधीन, अर्थात वहाँ उपराज्यपाल या गवर्नर के माध्यम से जो है वहाँ पर प्रशासन किया जाता है, अर्थात केंद्रीय शासन वहाँ पर है। जबकि 30 राज्यों में, जो भारत के 30 राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा शासन है।
इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 42 नंबर पर है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो इसका आंसर जो है वह सी है, यानी बेव मिलर। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें यह है कि धरसड़ा नामक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरसड़ा में हुई। यहाँ 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी की पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरसड़ा नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। यद्यपि आंदोलनकारियों ने पूर्ण शांति के साथ विरोध प्रदर्शन किया, तथापि पुलिस ने दमन का सहारा लिया था। प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसके कारण 2 व्यक्ति मारे गए एवं 320 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर, यानी यही बेब मिलर हैं, ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्य को अत्यंत भयानक बताया। थोड़ा सा इस पर प्रासंगिक मुद्दे को देखते हैं तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930, यानी जो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च चला, यानी 6 अप्रैल 1930 तक चला। तो इसमें देखते हैं महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78, इसमें इंपॉर्टेंट है 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, इंपॉर्टेंट है कहाँ से, तो ये साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, यहाँ से अपना ऐतिहासिक दांडी यानी नवसारी जिला गुजरात, दांडी जो है नवसारी जिला गुजरात में यह मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पदयात्रा के बाद दांडी पहुंचे, अर्थात नवसारी जिला गुजरात में पहुंचे जहां दांडी है, और इन्होंने शुरुआत की थी साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, महात्मा जी की दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। यानी इसको देखने का प्रयास करें तो इसकी शुरुआत जो हुई है साबरमती यानी साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, और यह शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च 1930 को की गई। और इसका जो यानी और यह जो पहुंचे वह 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल 1930 को यह पहुंचे अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। और दांडी में ही इन्होंने, यानी दांडी पहुंचने के बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत इन्होंने कहाँ की, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और जो है नमक तोड़ा वह दांडी, जो कि गुजरात में नवसारी जिला में, वहाँ अवैध रूप से नमक बनाकर तोड़ा। और इसमें 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। और यह जो शुरुआत थी 12 मार्च 1930 को, और इसका समापन 6 अप्रैल 1930 को दांडी में हुआ। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो 51 नंबर है। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो इसका आंसर जो सही है वह बी यानी लाहौर में। इसको देखते हैं, यानी जो है राजा रंजीत सिंह के प्रशासन के बारे में देखते हैं, न्याय प्रशासन के बारे में। तो सूबे में सबसे उच्च न्यायालय जो था, सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का होता था। यह अपीली न्यायालय था जो कारदार के फैसले की अपील सुनाता था। राजधानी लाहौर में अदालत उल आला थी, यानी राजधानी जो थी राजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी लाहौर, उसमें अदालत उल आला थी। इसमें उच्च न्यायाधिकारी निर्णय दिया करते थे। अदालत उल आला की अपील महाराजा के दरबार में की जाती थी। अधिकतर दंड आर्थिक होते थे, अंग भंग मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मृत्यु दंड केवल राजा दे सकता था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक जो था विक्टर जाकामा, वो रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। थोड़ी अतिरिक्त जानकारी रणजीत सिंह के बारे में देखें तो रणजीत सिंह 1792 ईस्वी से 1839, यानी इनका जो जन्म है रणजीत सिंह का 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ये सुकेर चकिया मिसल, इंपॉर्टेंट है कि ये जो सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की उम्र में ये सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख बने। 1796 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु उसे आंतरिक विद्रोह के कारण अफगानिस्तान लौटना पड़ा। 1797 ईस्वी में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में भारी नुकसान पहुंचा और लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस आते समय जमान शाह की 52 तोपें चिनाब में गिर गई थी। रणजीत सिंह उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट है कि जमान शाह ने ही उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गई, अर्थात रणजीत सिंह के अधीन हो गई। इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण संधि अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल 1809 को। इसको थोड़ा देख लेते हैं। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इस संधि पर मेटकाफ यानी जो गवर्नर जनरल था, यानी इंग्लिश गवर्नर जनरल मेटकाफ था, और रणजीत सिंह ने अपने हस्ताक्षर की। इस संधि की प्रमुख शर्तें जो थी वो 3 थी। सतलुज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, यानी रणजीत सिंह और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन दोनों की सीमा जो है सतलुज नदी मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रखी गई जिसमें रणजीत सिंह एक तरफ से आक्रमण न कर सके। तीसरा, सतलुज की पूर्व के राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। और इस टॉपिक से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें लिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन युग सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जैन तीर्थंकर दिए गए, उनका निर्वाण स्थल दिया गया है। तो इसमें बी वाला सही नहीं, अर्थात वसुपूज्य जो है शमशेद शिखर से संबंधित नहीं है। शेष 3 जो इसके संबंधित हैं, अर्थात ऋषभनाथ जो है अष्टापद से संबंधित हैं, यानी सही है। नेमिनाथ जो है
उर्जयंत से संबंधित हैं, ये भी सही है। महावीर जो है पावापुरी से संबंधित, ये भी संबंधित हैं। जबकि वसुपूज्य जो है शमशेर शिखर से संबंधित नहीं है, बल्कि शमशेर शिखर से जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ संबंधित हैं। अर्थात शमशेर पर्वत पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को 83 दिन की घोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यह इनका निर्वाण स्थल भी शमशेर शिखर ही रहा। पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में कुछ और जानकारी देखें तो जो 24वें तीर्थंकर के माता पिता थे वह पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह देखें तो इनका जो है सर्प प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह को देखा जाए जो कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो इसमें जो है ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर हैं यानी प्रथम तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह वह सांड है। और जो है यानी 21वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ हैं 21वें, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह नीलकमल है। और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक चिन्ह वह सिंह है। और इसमें दो जैन तीर्थंकरों यानी प्रथम ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, दो जो इसमें हैं कि नामों का उल्लेख जो यानी प्रथम वेद है, सबसे प्राचीन वेद भारत का है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद, इनमें इनका उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव यानी ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव जो हैं यह जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर हैं। परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी अर्थात 24वें तीर्थंकर हैं, उनको माना जाता है। जैन धर्म के अन्य नाम भी हैं अर्थात अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नाम जो है कुरुचक है, दूसरा यापनी है, तीसरा श्वेतपट है, चौथा निग्रंथ है। अर्थात निग्रंथ भी जैन धर्म का एक नाम है। और इसमें एक वेरी वेरी यूपी स्पेशल के अंतर्गत देखें तो जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित जो है 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी, यानी उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या है वह आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के अंतर्गत। और इसके बाद एक और चीज़ इसमें देखें तो 16 महाजनपदों में से यानी जो 16 महाजनपद थे उसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। यह पीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है पूर्व में। तो इसमें 8 महाजनपद जो थे ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसके नाम क्रमशः जो है पहला कुरु, दूसरा पंचाल, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पाँचवां सूरसेन, छठवां चेदी, सातवां वत्स और आठवां मल्ल। ये जो 8 जो यानी 16 में से 8 जो यह हैं यह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें से 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि अयोध्या थी। और इसमें देखें तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी है वह राजगीर में है, पावापुरी जो राजगीर में है में हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, अर्थात जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को साक्ष्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा देखें तो उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक इत्यादि। इसके अलावा जो खजुराहो में जैन मंदिर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत प्रसिद्ध खजुराहो में जैन मंदिर है, उसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। महावीर स्वामी के बारे में कुछ देखें तो जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता थी। पत्नी यशोदा कुंडिन गोत्र की कन्या थे। मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में अथवा 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन हुआ। प्रथम जैन सभा को देखते हैं तो समय इसका चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम संगति जो थी जैन संगति या 300 ईसा पूर्व। स्थल इसका पाटलिपुत्र है जो आधुनिक पटना है और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो जैन संगतियाँ हुई हैं वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और इसका जो स्थान है बल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। अध्यक्ष जो थे देवर्धिगण या क्षमा श्रवण, यानी क्षमा श्रवण को जो है देवर्धिगण भी कहा जाता है। इसी समय जैन साहित्यों 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 छेद सूत्र 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ यानी द्वितीय जैन सभा के समय। इस टॉपिक से नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो इसमें है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो इसका आंसर जो है वो यही है अर्थात आमिर हसन सिजजी ने किया था। इसके बारे में जानकारी देखें तो बाबा फरीद के जो मुख्य शिष्य थे उसमें निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर थे। और जबकि निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख शिष्य थे उसमें शेख सलीम चिश्ती थे, अमीर खुसरो थे और अमीर हसन देहलवी थे। और निजामुद्दीन औलिया जो थे दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासन को देखा था अर्थात बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक का शासन देखा था। जबकि देखें तो भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत जो करने वाले थे वह ख्वाजा मुइनुद्दीन
मुइनुद्दीन चिश्ती थे और इनका जो मुख्य केंद्र अजमेर राजस्थान के अजमेर में था। यानी भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे और इनका मुख्य केंद्र अजमेर जो कि राजस्थान में है। और जो शेख बुरहानुद्दीन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने किया और इसको सुदृढ़ संचालन इसका शेख बहरुद्दीन जकारिया ने किया। इसके मेन जो सेंटर थे सिंध एवं मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में है। जबकि यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में देखें, अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो अमीर खुसरो भी 7 सुल्तानों का शासन देखे हैं। तो इसमें अमीर खुसरो के बारे में देखें जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो इसमें अमीर खुसरो का मूल नाम जो मोहम्मद हसन था, यानी मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले, नोटेड पॉइंट है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। और इसमें देखें तो बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे ही और अमीर हसन सिजदी रहते थे। जबकि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज़शाही से मिलती है। यानी जियाउद्दीन बर्नी जो लिखा है वह तारीख़ फिरोज़शाही लिखी है और इससे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है।